देश का लोकतंत्र खतरे में है। विपक्ष अपने इस सबसे पॉपुलर नारे के साथ एक बार फिर सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और विपक्ष के इस हमले का आधार बना है चुनाव आयोग का दरअसल वोटर लिस्ट से जुड़ा एक नया फैसला। इसका सबसे पहला असर बिहार चुनाव में दिखेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन के अनुसार बिहार तो बहाना है, असली निशाने पर तो बंगाल और यूपी का चुनाव है। यानी लंबी प्लानिंग है जिसके तहत 25 में बिहार, 26 में बंगाल, फिर 27 में यूपी की भी चुनावी बैतरणी पार करने की तैयारी में है सत्ता पक्ष। तो क्या दरअसल हकीकत भी यही है या फिर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार उठते सवालों के बीच स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण यह फैसला जरूरी था? आखिर क्यों चुनाव आयोग के फैसले से विपक्ष को अपना ही वोट कटने का अंदेशा है? हालांकि विपक्ष के कुछ वाजिब सवाल भी हैं जिस पर क्या चुनाव आयोग जवाब देगा, देश को इसका भी इंतजार है। आज बहुत बारीकी से इसलिए समझिए चुनावी प्रक्रिया में होने वाले इस व्यापक बदलाव की एक एक डिटेल। तो देखिए 25, 26, 27 का खेल कैसे हुआ शुरू। Exercise being suddenly done right now. Why now? We have evidence that why it is being done now is because the latest BJP's internal survey for Bengal shows, when I say latest means it may be a few weeks old also, 46 to 49 seats BJP in Bengal. 46 to 49 seats is their number in Bengal if Bengal assembly polls are held. So in their desperation to change or attempt to change things, you do these desperate things. तो क्या 2025 की सियासी लड़ाई 2026 होते हुए 27 में यूपी विधानसभा चुनाव तक ले जाने की तैयारी है? अगर हां तो कैसे? पूरी कहानी हम आपको समझाएंगे, लेकिन पहले विपक्ष के उन आरोपों को समझना होगा जो वो चुनाव आयोग पर लगा रहा है। शुरुआत तेजस्वी यादव ने की। अभी जो पब्लिश हुआ था वोटर लिस्ट फरवरी माह में, जो फ्रेश घटाव जुड़ाव के बाद अब पूरे 8 करोड़ बिहारियों का वोटर लिस्ट जो है उसको साइड कर दिया गया है। अब नए सिरे से जो है वोटर्स बनाए जाएंगे। अब ये साफ तौर पे सवाल उठता है कि ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं? सिर्फ तेजस्वी नहीं बल्कि कांग्रेस और वाम दलों समेत विपक्ष के तमाम दलों ने भी चुनाव आयोग के नए फैसले पर सवाल उठाए। विपक्ष चुनाव आयोग के इस फैसले को लोकतंत्र पर हमला बता रहा। आखिर क्या है ये विवाद और क्यों विपक्ष ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया? दरअसल विपक्ष के ये तमाम सवाल चुनाव आयोग के उस फैसले को लेकर हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स को अपनी पात्रता साबित करने के लिए कहा है। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट की निष्पक्षता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए देश के 6 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की। इसकी शुरुआत इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर में चुनाव की ओर बढ़ रहे बिहार से की जा रही। चुनाव आयोग ने 24 जून को जारी अपने फैसले में कहा है कि बिहार में सभी मौजूदा वोटर्स जो 2003 से मतदाता सूची में नहीं थे, उन्हें फिर से अपनी पात्रता साबित करनी होगी। इसके लिए वैध दस्तावेज उपलब्ध कराकर अपनी नागरिकता साबित करनी होगी।
आयोग ने मतदाता सूची की अखंडता की रक्षा के लिए अपने संवैधानिक जनादेश अनुच्छेद 326 के तहत के निर्वहन में देश भर में SIR का आदेश दिया। आयोग के मुताबिक 2003 से पहले रजिस्टर्ड वोटर के लिए नियम लागू नहीं होंगे। बिहार के बाद अन्य 5 चुनावी राज्यों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बाद में इस प्रैक्टिस को पूरे देश में लागू किया जाएगा। आयोग का मुख्य उद्देश्य फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सूची में शामिल हुए अवैध विदेशी प्रवासियों को बाहर करना। इसका मकसद है मतदाता सूची को अपडेट करना, गलत या डुप्लीकेट एंट्रीज हटाना और ये सुनिश्चित करना कि केवल भारतीय नागरिक ही मतदाता के रूप में पंजीकृत। इसके तहत बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर मतदाताओं से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। आयोग ने इसके लिए बाकायदा एक पूरा प्रोसेस भी बताया। मतदाताओं को पहले से भरे गए गणना फॉर्म के अलावा ये घोषणा भी करनी होगी कि वो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं और संबंधित विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र के सामान्य निवासी। साथ ही 11 पात्र दस्तावेजों के माध्यम से अपनी नागरिकता की स्थिति और प्रमाण को साबित करना होगा। चुनाव आयोग की यही दस्तावेजी प्रक्रिया विवादों के घेरे में आ गई। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार चुनाव से ऐन पहले इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे NRC से जोड़ दिया है। निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से NRC लागू कर रहा है। विश्वसनीय अनुमानों के अनुसार भी केवल 3/4 जन्म ही पंजीकृत होते हैं। ज्यादातर सरकारी कागजों में भारी गलतियां होती हैं। बाढ़ प्रभावित सीमांचल क्षेत्र के लोग सबसे गरीब हैं। वो मुश्किल से दिन में 2 बार खाना खा पाते हैं। ऐसे में उनसे ये अपेक्षा करना कि उनके पास अपने माता पिता के दस्तावेज होंगे, एक क्रूर मजाक है। इस प्रक्रिया का परिणाम ये होगा कि बिहार के गरीबों की बड़ी संख्या को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। चुनाव के इतने करीब इस तरह की कार्रवाई शुरू करने से लोगों का निर्वाचन आयोग पर भरोसा कमजोर हो जाएगा। विश्लेषकों का मानना है कि मतदाता सूची में गड़बड़ियों को ठीक करना जरूरी है, क्योंकि डुप्लीकेट और फर्जी वोटर चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस प्रक्रिया का समय और तरीका सही है, खासकर तब जब बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है। विपक्ष यही सवाल उठा रहा है। सवाल चुनाव आयोग के नए फैसले पर इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो समय सीमा तय की गई है वो किसी भी सूरत में पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। इसे लेकर तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से कई अहम सवाल भी पूछे। 8 करोड़ लोगों को 25 दिन के अंदर वोटर बनाना संभव है। गरीबों के पास दस्तावेज नहीं, वो इतने कम समय में कहां से लाएंगे। 22 सालों के बाद SIR जैसे बड़ी एक्सरसाइज की जरूरत हुई। 2003 में किए गए SIR में 2 साल लगे थे। अब 25 दिन में कैसे? बाढ़ प्रभावित इलाके के लोग कहां से दस्तावेज लाएंगे? विपक्ष का कहना है कि यह प्रक्रिया खासकर उन समुदायों को प्रभावित करेगी जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जैसे दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक। उनका आरोप है कि बीजेपी और केंद्र सरकार इस बहाने मतदाता सूची से विपक्ष के समर्थकों को हटाना चाहती ताकि आगामी चुनावों में फायदा उठाया जा सके। विपक्ष को शक है कि ये प्रक्रिया जानबूझकर ऐसी बनाई गई है कि गरीब और कम पढ़े लिखे लोग जो अक्सर विपक्ष के समर्थक होते हैं मतदाता सूची से बाहर हो जाएं। विपक्ष का कहना है कि इससे लाखों लोग अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। तो क्या सच में ये बिहार के बहाने पश्चिम बंगाल और फिर यूपी को जीतने की बीजेपी की तैयारी है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो कुल मिलाकर नई प्रक्रिया को विपक्ष चुनावी जीत का हथकंडा बता ही रहा था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो एक कदम और आगे बढ़ गया। उनके मुताबिक निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से NRC लागू कर रहा है और महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि NRC को मुसलमानों की नागरिकता खत्म करने की साजिश के रूप में ही प्रचारित किया गया था। याद करिए। तो दरअसल अगर दस्तावेजों के आधार पर वोटर लिस्ट में बदलाव हुआ तो कैसे ये पूरा चुनावी खेल पलट सकता है? महागठबंधन को इससे कितना तगड़ा झटका लग सकता है? कुल मिलाकर बिहार में अल्पसंख्यक वोटों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये समझना बहुत अहम है। देखिए, बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन के फैसले से विपक्ष बौखला गया। विपक्ष इसे NRC से भी खतरनाक बता रहा है। उसका आरोप है कि चुनाव आयोग का यह फैसला सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और खासकर अल्पसंख्यकों पर भारी पड़ सकता है। यानी यह अभियान विशेष रूप से मुस्लिम और अल्पसंख्यकों को निशाना बना सकता है। महाराष्ट्र में आपने इलीगल तरीका से वोट को फ्लोटिंग वोट डाला और बिहार में लीगल तरीका से वोटर को बाहर कर दिया।
लीगल तरीका से आप हमारे वोटरों को, जो उनको लोकतंत्र में दिए अधिकारों को आप जो है वंचित करने का जो साजिश किया है, इंडिया गठबंधन के तमाम साथी हम जो है इसका प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं। बिहार में मुस्लिम वोटर मजबूत स्थिति में। बिहार में मुस्लिम वोट बैंक की ताकत को इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि बिहार की 243 सीटों में से कुल 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है, यानी 47 सीटों पर मुस्लिमों की तादाद 50% है। वहीं 11 सीटों पर मुस्लिम वोट 40% के आसपास है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट बैंक विपक्ष के हाथ खसकता है तो ये उसके लिए चिंता की बात होगी और यही डर विपक्ष को सता रहा है। ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जो गरीबों के पास होंगे ही नहीं। बिहार के हार को देखते हुए नीतीश जी दिल्ली जाते हैं और वो चाहते हैं कि गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम जो है कट जाए। सीडीएस के आंकड़ों पर गौर करें तो पिछली बार यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स ने महागठबंधन को खुलकर वोट किया। उन्हें करीब मुस्लिमों का 77% वोट हासिल हुआ था। इसके अलावा मुस्लिमों का करीब 11% वोट ओवैसी की पार्टी खींच कर ले गई। 12% मुस्लिमों का वोट जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के खाते में गया। यानी महागठबंधन को मुस्लिम वोट का सबसे ज्यादा फायदा मिला। ऐसे में एनडीए आरोप लगा रहा है कि विपक्ष फर्जी वोटों के सहारे जीत हासिल करता है। इसलिए चुनाव आयोग के ताजा फैसले से उन्हें यह डर सता रहा है कि फर्जी वोटर अगर लिस्ट से हट गए तो उनकी हार तय है। हमें पता है कुछ कंस्टिट्यूंसी का जहां पर बोगस वोटर्स 20,000, 25,000, 30,000 बनाए हुए हैं और वही जो हटेंगे उसी का डर उनको है। इसलिए सांच को आँच क्या, लेकिन अगर गलत है वो छटेंगे तो छटेंगे वही लोग जिसका डर उनको है। देश की आजादी के बाद से मुस्लिम कांग्रेस पार्टी का परंपरागत वोटर रहा है, लेकिन 1989 में हुए भागलपुर सांप्रदायिक दंगों के बाद 90 के दशक में मुस्लिम लालू यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ गए। यानी मुस्लिम वोटर विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत है। ये दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मजदूर और प्रवासी भी विपक्ष का वोट बैंक है। चुनावी विश्लेषक और जानकार भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के लिए पुनरीक्षण के लिए जो नियम कायदे बनाए हैं उससे विपक्ष को साजिश की बू आ रही है, लेकिन आयोग का कहना है कि ये पहले से सत्यापित नियमों के तहत ही एक सामान्य प्रक्रिया है। हालांकि विपक्ष का डर इसलिए हावी है क्योंकि 25 की लड़ाई आर पार की लड़ाई है, जिसे आप नेक टू नेक फाइट कह सकते हैं। विपक्ष को बिहार से बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि बीजेपी को 24 के लोकसभा चुनाव में बहुमत से पीछे धकेलने में जिन राज्यों की अहम भूमिका रही थी उनमें उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का ही नंबर आता है। ऐसे में समझिए, दरअसल बिहार में जनाधार किस तरीके से घटा है, एनडीए और इंडिया गठबंधन महागठबंधन की स्थिति क्या रही है समझिए। 2019-2024 एक कंपैरिजन आपके सामने। बीजेपी को 17 सीटें 19 में मिली थी, देखिए 5 सीटें घट गई 24 में, ये आकर के ठहरे 12 पर। इसके बाद जेडीयू का नंबर आता है, जेडीयू को क्या हासिल हुआ था देखिए, 19 में 16 सीटें, फिर यहां पर नुकसान 4 सीटों का, 12 सीटों पर जेडीयू आ गई, तो ये नुकसान रहा। लोजपा क्योंकि गठबंधन में थी, एनडीए का हिस्सा, 6 सीटें और वहां 5 सीटें 24 के चुनाव में, यह स्थिति। अब पिछले 2 चुनाव में एनडीए का ग्राफ गिरा तो महागठबंधन को इसका फायदा हुआ या नुकसान, वो भी देखिए, क्योंकि दरअसल सारी आशंकाएं यहीं पर जाकर केंद्रित हो जाती हैं। 0 सीटें 19 में, जबकि देखिए 4 सीटों का सीधे सीधे फायदा, एक फायदा है समग्र रूप से अगर आप देखें तो आरजेडी को। अब कांग्रेस की बात कर ली जाए, 1 सीट, इससे जंप मिलता है, 3 सीटों पर आके ठहरती है। तो और इस बार आपने गौर किया कि कांग्रेस साल की शुरुआत से ही पूरी ताकत झोंक चुकी है। चुनावी स्ट्रैटेजी में बदलाव आया है बड़े पैमाने पर। राजद को तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता, इससे बहुत उम्मीद है। उम्मीद नीतीश कुमार की खराब सेहत से भी है कि एक लगातार उनकी लोकप्रियता घट रही है, और यही टसल बिहार के बाद 2026 में बंगाल में भी असर दिखा सकता है। बंगाल में बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, साम दाम दंड भेद जो भी कह लीजिए, लेकिन क्या यही चुनावी प्रक्रिया जो बदलाव का हिस्सा बनने जा रही है बंगाल में भी अपना असर दिखाएगी, और दिखाएगी तो किस हद तक चुनाव प्रभावित हो सकते हैं, अब ये देखिए। पश्चिम बंगाल में अगले साल मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होना है।
चुनाव आयोग के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन के फैसले से सियासी पिच पर अभी से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू हो गई। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी इसके बहाने सियासत कर रही है ताकि मुस्लिम वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर कर सके। यही नहीं, ममता बनर्जी का यह भी आरोप है कि इसके जरिए बीजेपी एनआरसी लागू करने की तैयारी कर रही है और निशाने पर हैं मुस्लिम। Sometimes they do not know where is the villager, especially the poor people, especially the hawkers, bakers, or the poor people, commoners. Where they will get the mother certificate, the father certificate? Is it NRC? Is it they are doing or working to establish the NRC? What is their intention? Please let us clarify. The intention, the deliberation, and whatever the impression we are having, ये क्या हो रहा है देश में? आखिर टीएमसी के आरोपों में कितना दम है, इसे समझने के लिए हमें पश्चिम बंगाल की ग्राउंड पॉलिटिक्स और वहां का वोट समीकरण समझना होगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 71% हिंदू और 27% के करीब मुस्लिम वोटर हैं। आज की तारीख में यह आंकड़ा 28 से 30% के आसपास माना जाता है। विधानसभा की 294 सीटों में से 70 से 100 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक है। 2006 तक पश्चिम बंगाल के मुस्लिम वोट बैंक पर वाम मोर्चे का कब्जा था। उसके बाद मुस्लिम वोटर धीरे धीरे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो गए। आज यही मुस्लिम वोटर तृणमूल कांग्रेस का सबसे मजबूत आधार है, इसलिए बीजेपी और टीएमसी इस मामले में आमने सामने। is gradually losing her ground due to her high appeasement and huge corruption. Due to this reason, she is threatening Election Commission. Election Commission is a constitutional body. It's an autonomous body. Please take appropriate action against the statement made by a political party leader. 2011 के बाद हुए विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी की प्रचंड जीत में मुस्लिम वोट बैंक का सबसे बड़ा योगदान रहा। तो जबरदस्त रार छिड़ी हुई है। बंगाल में 24 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने साम दाम दंड भेद हर हथकंडा अपनाया, क्योंकि बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें आती हैं। बावजूद इसके 19 के अपने प्रदर्शन से 24 में बीजेपी का ग्राफ गिरा, और इसलिए यहां टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी का अंदरूनी सर्वे सच सामने ला रहा है कि नुकसान अवश्यंभावी है। तो नुकसान होगा, इसलिए वोटर लिस्ट में बदलाव के माध्यम से, छल के माध्यम से चुनाव में जीत हासिल करने का सपना देख रही है भाजपा। देखिए पिछले 2 चुनाव का एक कंपैरिजन प्रदर्शन कैसा रहा है भाजपा का बाकी पार्टियों का। ये देखिए 2024 लोकसभा चुनाव, टीएमसी 29, बीजेपी 12, आईएनसी यानी कि कांग्रेस 1 सीट। वोट प्रतिशत आप देख सकते हैं कितना बड़ा फासला है। अब जरा 2019 में देखिए कैसे बीजेपी को तमाम कोशिशों के बावजूद घाटा हुआ, क्योंकि 2019 में बीजेपी 18 पर थी, 2024 में वो 12 पर सिमट कर आ जाती है, 22 पर टीएमसी 2019 में लेकिन 29 पर आ जाती है। तो एक तरीके से फायदा। अब यही जो ग्राफ है ये एक प्रश्न बना हुआ है, इसलिए विपक्ष आरोपों की बौछार कर रहा है कि जब कोई हथकंडा काम नहीं आया तो बीजेपी ने चुनाव आयोग को चुनावी हथियार बना लिया है। उत्तर प्रदेश का भी दरअसल हाल इससे जुदा नहीं है। 27 के सत्ताधीश बनने की राह में क्यों समाजवादी पार्टी को चुनाव आयोग का यह फैसला अड़चन नजर आता है, अब यह आपको दिखाती हूं। उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति का केंद्र है, जहां 403 विधानसभा सीटें और लगभग 15 करोड़ मतदाता हैं। वहां चुनाव आयोग की मतदाता सूची में अपडेट की प्रक्रिया विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। चुनावी प्रक्रिया में थोड़ा भी बदलाव राज्य के सियासी समीकरण को बदल सकता है। विपक्ष का दावा है कि चुनाव आयोग के ताजा फैसले का असर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश पर भी पड़ेगा, इसलिए अखिलेश यादव इसे अपने वोट बैंक पर हमले के रूप में देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पीछे के दरवाजे से कुछ भी कर सकती है और पीछे ही पीछे किसी से भी हाथ मिला सकती है। जब 18,000 वोट 2019 में जो थे और 2022 में जिनको डिलीट कर दिया गया था, और उसको हम लोगों ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों के नाम डिलीट कर दिए जिन्होंने 2019 में वोट डाले थे, 2022 में वोट नहीं डाल पाए। उस पर उन्होंने नोटिस दिया था समाजवादी पार्टी को। यूपी में 2027 में चुनाव होना है।
ऐसे में ये समझना आवश्यक है कि ये फैसला यूपी की सियासत में क्या बदलाव ला सकता है, खासकर इसका मुस्लिम समुदाय और विपक्षी दलों की राजनीति पर क्या प्रभाव होगा। उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं और सूबे की कुल 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच, जबकि 43 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा। राज्य की करीब 3 दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे और करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को हमेशा प्रभावित करते हैं। इनमें ज्यादातर सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश, तराई वाले इलाके और पूर्वी उत्तर प्रदेश की। 2014 में उन्होंने देश की संसद को मत्था टेका और 2024 आते आते संसद ही बदल दी। इस बार उन्होंने संविधान को मत्था टेका है, तो खतरा तो बढ़ गया है। यदि ऐसे ही इनका सिलसिला चलता रहा तो फिर जो दबे कुचले लोग हैं, इस देश के वीकर सेक्शन के लोग हैं, खास तौर से जिनको भारतीय संविधान के तहत कुछ आगे बढ़ने का मौका मिला है, तो फिर इनको जरूर आगे आना होगा। तो यूपी 2024 लोकसभा चुनाव, उसका गणित क्या कहता है? दरअसल ये डर यहां पर क्यों हावी हो रहा है? कुल मिलाकर के आप जानते हैं 80 सीटें। अब समझिए कैसे समाजवादी पार्टी को 24 में फायदा हुआ, तो अब इस फायदे को कैसे नुकसान में बदला जाए सपा के लिए। क्या वाकई यही चुनावी हथकंडा है? देखिए, समाजवादी पार्टी को 37 सीटों पर जीत मिली थी 2024 के चुनाव में। बीजेपी की बात की जाए तो ये मात्र 33 सीटों की जीत थी, ये कुल मिलाकर के, यानी 62 से घटकर 33 पर बीजेपी आ गई थी। 29 सीटें कम पिछले प्रदर्शन से, जबकि कांग्रेस की स्थिति आप देखें तो 6 सीटें कांग्रेस को भी मिली थी। यही वोट प्रतिशत के लिहाज से दरअसल हुआ क्या, 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ। राहुल, अखिलेश, योगी, मोदी वोट प्रतिशत के लिहाज से समझिए, इंडिया गठबंधन को 43.52% वोट शेयर मिला। एनडीए का वोट शेयर आपने देखा 43.69%, यानी कुल मिलाकर के बहुत ही स्मॉल मार्जिन के चलते इधर से उधर वोट शिफ्ट हुए। कुल मिले वोट की संख्या कितनी थी, अब इसे आसान और तरीके से समझिए। 3,81,00,000, तो वहां देखिए 3,02,00,000 का अंतर यहां पे नजर आता है। अगर एनडीए को मिले वोटों की बात करें तो ये 83,00,000, 3,83,00,000 तक ये पहुंच जाता है। तो दरअसल बहुत छोटा अंतर है, इसकी भरपाई करनी है। तो क्या यही चुनावी हथकंडा है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, या फिर ये वाकई जरूरी था क्योंकि निष्पक्षता को लेकर के सवाल उठ रहे हैं? अब देखिए, सबसे अहम बात यह है कि दरअसल इन आरोपों की असल परीक्षा भी और इनकी सत्यता की जांच भी बिहार के चुनावी नतीजों से पहले करना बेमानी ही साबित होगा। तो दरअसल ये सियासी रण जो छिड़ा हुआ है।